हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाओ बेटा, फास्ट, एकदम क्विकली ज्वाइन हो जाइए बेटा फटाफट। मैंने हर एक ग्रुप में लिंक शेयर कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ? एक मिनट, मेरा चार्जर थोड़ा चार्जिंग नहीं है, मैं चार्जिंग लगा लूँ। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट बता दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? Okay. Everything is okay and fine and fantastic. Okay, that's great, wonderful. ये लो। चलिए, all good and connected now. दोस्तों, कल कहाँ पे रुक गए थे मुझे बताओ? Where we stopped yesterday. हमने कल कहाँ तक देखा था? जल्दी से मुझे रिकलेक्ट करके बता दीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने क्या केई पे डिस्कशन कर लिया था? फटाफट बताओ, हमने केई पे डिस्कशन किया था क्या? केई पे डिस्कशन किया था। ओके, केई के सारे मॉडल कर दिए। एक बार केई के मॉडल रिवाइज कराता हूँ फटाफट। एक बार केई के सारे मॉडल रिवाइज कराता हूँ। मुझे बताओ, ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। चल बेटा फटाफट, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, मैं भूल गया था, मुझे शाम को 6 बजे एक मेरा एग्रीमेंट है, साइन करने जाना था। आई एम गुड यार, आई एम गुड, विच आई फॉरगॉट इट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जब हम के की बात करते हैं तो आर ई और के में कोई आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? मैंने ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए बताया था, आर ई और के का डिफरेंस, ठीक है? मैंने आपको एक आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बताया था। मुझे तो आर ई का मतलब क्या होता है? नहीं, पहले मुझे बताओ, क्या ये टॉपिक में फाइट है कि नहीं है? किसके बीच में फाइट है? एक्सपेक्टेशन वर्सेस कॉस्ट। क्या हम अगर इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो क्या इक्विटी वाले कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बीइंग अ कंपनी, अगर हमने इक्विटी से पैसा रेज किया तो क्या इक्विटी वाले हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तो कंपनी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में जो देती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। प्रियांशी बोल रही है कि सीओपी के कॉस्ट ऑफ, सीओपी क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि रीज़न ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टेक्समेन के सारे एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों अननेसेसरी उसका टाइम वेस्ट करें ना? कैपिटल स्ट्रक्चर सॉल्व करवाऊंगा आपको मैं, कैपिटल स्ट्रक्चर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर सॉल्व, क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं थे, उसको क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं, तो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है? चलिए, तो मुझे बताओ, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसको हम आर ई के नाम से बुलाते थे, और जो कंपनी जो पे करती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या कहते हैं उसको हम? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मुझे बताओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जिससे हम कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं, तो वो के ई बन जाता है। जनरली अगर आप देखोगे तो के ई और आर ई में डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो के ई और आर ई में जो डिफरेंस आता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है? फ्लोटेशन कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। जब भी हम आर ई की बात करते हैं, मतलब इक्विटी के एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो हम जनरली करंट मार्केट प्राइस कंसीडर करते हैं। लेकिन जब भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, के की बात करते हैं, तो हम नेट प्रोसीड से बात करते हैं। मुझे तो नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? क्या करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, उसी को हम नेट प्रोसीड्स कहते हैं क्या? के कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स थे। तो मॉडल नंबर 1 क्या था हमारा? CAPM मॉडल। CAPM मॉडल तो मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग बार मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है। CAPM मॉडल मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है आपके साथ, अलग अलग जगह पे मैंने डिस्कस करते हुए गया हूँ। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस पर डिस्कशन की ज़रूरत होनी चाहिए।
तो मुझे बताओ एज पर CAPM मॉडल जब हम RE कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF। क्या ये इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं? अच्छा, इंटरनल इक्विटी क्या होता है? याद करो जरा फटाफट, रिकलेक्ट करो, इंटरनल इक्विटी क्या होता है? हाँ लेंगे ना, डिविडेंड पॉलिसी का रिवीजन होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, फॉर श्योर होगा। इंटरनल इक्विटी क्या होता है मुझे बताओ फास्ट। इंटरनल इक्विटी नहीं, इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा रिकलेक्ट करो, और इनकम स्टेटमेंट जब रिकलेक्ट करते हैं तो पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, उसके बाद क्या बच जाता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में से हम जब इक्विटी डिविडेंड माइनस करते हैं, जो बच जाता है उससे क्या हम रिटेन अर्निंग के नाम से बुलाते हैं। और ये रिटेन अर्निंग किसका था? इक्विटी का था। तो क्या इसको हम इंटरनल इक्विटी कह सकते हैं? क्या ये इक्विटी को हमने कहीं पब्लिक से रेज किया था? नहीं। पब्लिक से रेज किया था? नहीं। तो टेक्निकली एक्सटर्नल इक्विटी में और इंटरनल इक्विटी में जो डिफरेंस आ जाता है, क्या आपको नहीं लगता ये डिफरेंस हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है? तो इंटरनल इक्विटी में क्या फ्लोटेशन हम कहीं थर्ड पार्टी से रेज कर रहे हैं क्या उसको? हम इंटरनल इक्विटी को रेज नहीं करते हैं। तो आप कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी में जो डिफरेंस आ जाता है, क्या आपको नहीं लगता है फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है? तो इन केस ऑफ अगर आपको ये पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी क्या होना चाहिए, तो क्या ये सेम एज क्या आरी होगा? क्या मुझे बताओ फास्ट, कि सेम एज आरी होगा? क्या जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। हाँ, ये सेम एज आरी होगा। और जब मैं जब मैं KE की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो RE डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, RE डिवाइडेड बाय 1 माइनस F। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में नहीं, आप एक है ना, मैं एक बात पूछना आपको भूल गया था। कोई भी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। कोई भी इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है? वो दो बातें एक्सपेक्ट करता है, एक तो डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट करता है, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करता है। उसी कैपिटल एप्रिसिएशन को क्या हम ग्रोथ के नाम से बुला सकते हैं? क्या रिस्पॉन्स करोगे? सारे बच्चे धन रिस्पॉन्स करेंगे। दोस्तों यार ये मजा नहीं आती यार, आपको रोज रोज बोलना पड़ता है दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो मुझे बताओ, कोई भी इन्वेस्टर की दो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक एक्सपेक्टेशंस होती है डिविडेंड यील्ड की, और दूसरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कैपिटल एप्रिसिएशन की। किसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मुझे सोच समझ के आंसर करना और मुझे बताना, क्या उसी कैपिटल एप्रिसिएशन को क्या हम ग्रोथ कहते हैं? क्या हाँ, उसे ग्रोथ कहते हैं। और ये D1 डिवाइड बाय P0 क्या है? अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या ये D1 डिवाइड बाय P0 इज नथिंग बट क्या ये हमारा डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है? क्या ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है? क्या रिस्पॉन्स करोगे दोस्तों, रिस्पॉन्स करोगे दोस्तों? क्या ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है? क्या हाँ, ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है। तो कोई भी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक तो डिविडेंड यील्ड की होती है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन की होती है। और आपको अगर याद होगा तो क्या हमने बेस्ड मॉडल ऑफ वैल्यूएशन से क्या ये फॉर्मूला डिराइव किया था? क्या हाँ, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। और ये भी मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगेन इंटरनल K इज इक्वल टू RE होगा क्या? यस। जब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हम KE की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? D1 डिवाइड बाय, हाँ, इंस्टेड ऑफ P0 ये क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रोसीड्स हो जाएगा प्लस ग्रोथ। अर्निंग यील्ड मॉडल में हम नो ग्रोथ अजम्पशन के साथ चलते हैं। करेक्ट है। अभी देखना, यू शुड बी वाइल यू सॉल्व द MCQs गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टेक्समेन के MCQ सॉल्व नहीं करोगे, आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी। आई डोंट थिंक सो कि अब तक बच्चों ने पेंडिंग रखा होगा, तो गलत हो जाएगा। आपको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए था बेटा, उसको कर देना चाहिए था। अर्निंग यील्ड मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो क्या नो ग्रोथ रहेगा? तो नो ग्रोथ इन केस ऑफ नो ग्रोथ फॉर्म डैश इज इक्वल टू डैश। इन केस ऑफ नो ग्रोथ फॉर्म डैश इज इक्वल टू डैश के डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू क्या अर्निंग पर शेयर होता है? अर्निंग पर शेयर होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। तो मुझे बताओ, क्या E डिवाइड बाय P0 होगा? उसी को क्या हम 1 डिवाइड बाय P रेशियो के नाम से बुला सकते हैं? क्या ऑफकोर्स बुला सकते हैं, 1 डिवाइड बाय P रेशियो के नाम से फॉर श्योर बुला सकते हैं। और जब भी इंटरनल इक्विटी की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू RE। एंड जब KE की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ P0 क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रोसीड्स आ जाएगा, और R डिवाइड बाय 1 माइनस F। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। KE का फॉर्मूला R डिवाइड बाय 1 माइनस F, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन बाकी हर जगह फॉर्मूला पॉसिबल हो जाता है। फिर एक आपने अगर ना क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व किए होंगे ना आपने टेक्समैन के, तो उसमें डिविडेंड यील्ड मॉडल पे भी डिस्कशन हुआ है। तो D1 डिवाइड बाय P0 ये भी एक मॉडल बन जाता है। ठीक है, अब ये तो डिविडेंड यील्ड है ना, ग्रोथ का। इन्वेस्टर को ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इन्वेस्टर डज नॉट वांट ग्रोथ, उसको सिर्फ डिविडेंड की इनकम से ही मतलब है। तो मुझे अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या D1 डिवाइड बाय P0 क्या ये इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इंटरनल K इज इक्वल टू RE। और जब हम
के की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ P0 क्या आ जाएगा आपका नेट प्रोसीड्स, क्या आ जाएगा आपका नेट प्रोसीड्स। क्या चारों चार मॉडल क्या रिकलेक्ट हो गए, जल्दी से बताओ फास्ट दोस्तों, चारों चार मॉडल क्या रिकलेक्ट हो गए, जल्दी से बताओ फटाफट। बल्ले 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 बल्ले। आपको कभी पार्टी करने का मन करता है कि नहीं करता है? कभी आपको ऐसा लगता है, फील आती है कभी कि आज पार्टी होनी चाहिए? कभी आपको ऐसी फील आती है कि आज थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए लाइफ से? नितेश बोल रही है आज शादी है, किसकी शादी? तेरी शादी है क्या? करेंगे लेकिन 8 को। नंदिनी बोली रोज़ फीलिंग आती है, मैं तो आज बहुत डांस करके आऊँगी मैं। अच्छा फोटोग्राफी करनी है एग्ज़ाम के बाद, मनिक बोल रहा है, वेरी गुड। मनिक को फोटोग्राफी का शौक लग रहा है, मुझे भी शौक है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। ट्रिप पे लेके जाओ ना सर, निकिता बोल रही है। आप देश के हर एक कोने से हो बेटा, कहाँ से कहाँ जाएंगे ना लोग ट्रिप पे। लाइफ से ब्रेक लिए तो भगवान के पास जाना है। ये क्या फालतू वाली बात है नितेश? नितेश नहीं, कनिष्ठ था ये, कनिष्ठ था, फालतू वाली बात नहीं बताया नितेश, तूने नहीं बोली थी बेटा, मुझे पता है बेटा, ठीक है ना, तूने नहीं बोली थी बेटा, तूने नहीं बोली थी। चलिए जी। अच्छा आदिश बोल रहे हैं कि 100 मार्क्स वालों को थाईलैंड की ट्रिप स्पॉन्सर कर दो। थाईलैंड की बेटा, बैंकॉक पटाई स्पॉन्सर कर देता ना बेटा। थाईलैंड तो बेटा नॉर्मल है बेटा, बैंकॉक पटाई चले जाओ बेटा, क्या दिक्कत है कि नहीं? थाईलैंड क्यों जाना बेटा? और साथ में मोदी सर, सौमिल सर, सबको लेके जाओ बेटा, ठीक है? वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेंगे थोड़ा, वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। क्या ना, हाँ अब्बड़ सर को भी लेके जाओ, मुझे लग रहा है वो भी परेशान हो गया बेचारा, उसको भी लेके जाओ। अच्छा मोदी सर की शादी हो रही है, तो हाँ हो रही है ना बेटा, मोदी सर की शादी करेगा ना भाई। अभी शादी अभी नहीं करेगा तो कब करेगा मुझे बताओ? शादी अब नहीं करेगा तो कब करेगा? ये लो क्वेश्चन आपके सामने। P0 = 45। पक्का करना सारे, मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए वीडियो बनाओ बिकॉज हमने एक्सपीरियंस कर लिया है सब। प्रियांशी तूने क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया बेटा? हैं प्रियांशी बेटा, तूने क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया बेटा? ये छोटी सी लाइफ में तूने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। आप हॉस्टल्स की सेटिंग कराओ ना पुणे में, हम आने हैं पुणे। अभी तो निकिता तेरा हो गया ना ग्रुप 2, अब क्या करेगी पुणे आके? पुणे आके क्या करेगी? चलिए जी, चलिए जी फटाफट बताओ। ये लो P0 है, D1 है, ग्रोथ दिया है, के फाइंड करके बताओ फास्ट। फाइंड के, जल्दी जल्दी जल्दी, कैलसे पे। अच्छा आप लोगों से मिलना है, लेकिन मिलने के लिए हॉस्टल की ज़रूरत थोड़ी बेटा। के कितना आ गया? के आ गया 30%, बच्चे बोल रहे हैं 30%, 30.22% आ रहा है, 30.22%। बी स्पेसिफिक 30.22% आएगा। अच्छा क्या यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है? नहीं दिया है, तो क्या होगा? व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन डैश इज इक्वल टू डैश, व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन डैश इज इक्वल टू डैश, डैश इज इक्वल टू डैश, डैश इज इक्वल टू डैश। ओके गॉट इट, गॉट इट। मेरा रिपोर्ट आया है, अब तो 2 महीना बोला है पागल डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए। डॉक्टर पागल नहीं है बेटा, ठीक है ना? डॉक्टर को पागल बोलेगा ना तो तेरी तबीयत है ना, तेरी है ना, वो ऐसी की तैसी कर देगा बेटा। अच्छा मारो गोली। मुझे तो पी रेशियो का फॉर्मूला समझ में आया कि आपको पी रेशियो का फॉर्मूला फटाफट मुझे बताओ। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फास्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो? पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई खास अभी कुछ बचा नहीं है, कुछ खास बचा नहीं है यहाँ पे। मुझे एक चीज़ जो बतानी है आपको, अच्छा मैं है ना अभी आज तो मुझे नहीं लग रहा है इतना टाइम मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर्स ले लिए तो मुझे थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। एक बात बताना मैं भूल गया था आपको, एक बात बताना मैं भूल गया था, जेन्युइनली भूल गया था एक बात बताना। मुझे बताओ क्या एक बात बताना भूल गया दोस्तों, दिस इज़ नॉट गुड। केसी की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों,
तो केसी का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू ई इंटू के प्लस डब्ल्यू पी इंटू के पी प्लस डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू टी इंटू के टी। तो आप मुझे बताओगे ये क्या है? ये स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल है, लेकिन ये जो, और ये क्या है? ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन ये स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल क्या बुक वैल्यू भी हो सकती है? तो क्या ये मार्केट वैल्यू भी हो सकती है? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये बुक वैल्यू भी हो सकती है? तो ये मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। हाँ, ये बुक वैल्यू भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। हम सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, बुक वैल्यू को कि मार्केट वैल्यू को? ऑफकोर्स मार्केट वैल्यू को। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो देखा जाए ना तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू। एक बुक वैल्यू भी होती है, एक मार्केट वैल्यू भी होती है, एक टारगेट वैल्यू भी होता है। एक टारगेट वैल्यू भी होता है। मैनेजमेंट ने टारगेट दे के रखा है कि इतना ही इक्विटी होना चाहिए, इतना ही डेट होना चाहिए, इतना ही प्रेफरेंस होना चाहिए। तो मुझे बताओ, टारगेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू तीनों दे के रखा है, तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा मुझे बताओ? पहला प्रेफरेंस टारगेट को जाएगा, सेकंड मार्केट को जाता है, और थर्ड बुक वैल्यू को जाता है। बुक वैल्यू सबसे थर्ड क्लास वैल्यू है, करेक्ट है, क्योंकि बुक वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, घिसी पुरानी वैल्यू होती है। तो पुरानी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है भाई, हमें पुरानी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, पुरानी वैल्यू से कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो मुझे बता, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपकी बैलेंस शीट में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल दे के रखा होगा? हाँ, मान के चलो 10 लाख, तो ये बुक वैल्यू है। आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस दे के रखा होगा 5 लाख, तो ये बुक वैल्यू है बेटा। आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान के चलो ये भी दे के रखी है 5 लाख, तो ये बुक वैल्यू है। ये 10 रुपीज़ ईच है, ये 100 रुपीज़ ईच है, ठीक। आपकी बुक्स में डिबेंचर दे के रखा हुआ है, तो मान के चलो ये भी 100 रुपीज़ का है, 10 लाख रुपीज़, तो ये भी बुक वैल्यू है बेटा। ये भी क्या है? बुक वैल्यू है। आपकी बैलेंस शीट में टर्म लोन दे के रखा हुआ है, टर्म लोन देके रखा हुआ है, और जनरली टर्म लोन, मैंने कहा था जनरली टर्म लोन की बुक वैल्यू ही क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। टर्म लोन की मार्केट वैल्यू जनरली नहीं देते हैं आपको, करेक्ट है। तो अब आप मुझे बताओगे दोस्तों, अप्लाई डैम कॉमन सेंस, अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस, अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी क्या हम इन वेट्स, हाँ, क्या हम इसको लेके जब हम केसी कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यूज को लेके जब केसी कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हमें जो केसी मिलेगा क्या एज पर बुक वैल्यू वेट्स मिलेगा? लेकिन क्या इक्विटी शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस चल रही है, आज की मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपीज़, कितनी चल रही है? 100 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की भी आज की मार्केट प्राइस चल रही है, मान लो 80 रुपीज़, कितनी चल रही है? 80 रुपीज़। डिबेंचर की भी आज की मार्केट प्राइस चल रही है, मान लो 120 रुपीज़, 120 रुपीज़। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए हम क्या करते हैं? क्या मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस करते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस करते हैं? सिमिलरली प्रेफरेंस के केस में भी क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। सिमिलरली डिबेंचर के केस में भी क्या करते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। एक बात मैं रिकलेक्ट कराना भूल गया, नहीं, जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, बुक वैल्यू की बात करता हूं मैं, जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों लेते हैं? जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी का फंड क्या होता है? क्या इक्विटी का फंड सिर्फ क्या इक्विटी शेयर कैपिटल होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों होता है, दोनों होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन हाँ, जब बुक वैल्यू वेट्स कंसीडर करेंगे तो क्या इक्विटी में, क्या इक्विटी के फंड में क्या सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर करेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों कंसीडर करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों कंसीडर करेंगे। लेकिन जब मार्केट वैल्यू वेट्स हम लेते हैं, तो क्या मार्केट वैल्यू वेट्स में क्या हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंसीडर करते हैं कि कंसीडर नहीं करते हैं? हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर में क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस की इफेक्ट क्या ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है? क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस की इफेक्ट क्या ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है? इसीलिए हम कभी भी मार्केट प्राइस, जब भी मार्केट वैल्यू वेट्स लेते हैं तो हम कभी भी रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो मुझे बताओ, मार्केट वैल्यू वेट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल हम कैसे फाइंड करते हैं? आप बताओगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो क्या हमें इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू मिल जाएगी? क्या बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू मिल जाएगी? क्या बताओ, हम डिबेंचर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। तो क्या हमें डिबेंचर की मार्केट प्राइस मिल जाएगी? क्या मुझे बताओ फास्ट। कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या? तो वेट्स वाली बात रिकलेक्ट होगी, जल्दी से बताओ।
मैं कहा था ना मैं कुछ भूल रहा था। तो आप वैक कैलकुलेट कर सकते हो, बुक वैल्यू वेट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मार्केट वैल्यू वेट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलवेज हम प्रेफरेंस पहले किसको देंगे, मार्केट वैल्यू को ही देंगे, लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच नहीं है, इसीलिए आपको ऐसे भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास क्वेश्चंस में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको किससे सॉल्व करते हुए चलना है। तो क्या यहां तक की बात एकदम टकाटक क्लियर होगी? जल्दी से बताओ। ये लो, आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है। धना मुझे अभी इतना स्पीड से आंसर चाहिए ना, बहुत ही खतरनाक स्पीड से आंसर चाहिए। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 50, करंट शेयर प्राइस 590, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, ग्रोथ 50%, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। हाँ, जल्दी से, अभी अपन को टाइम पास ही नहीं चाहिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं चाहिए, धनाधन आंसर आना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कैलसी साथ हाथ में लेके बैठो, टक 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 करो, कुछ रफर करो, आंसर आ जाना चाहिए। टक 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 करो, कुछ रफर करो, आंसर आ जाना चाहिए। धनाधन इंटरनल इक्विटी किसी ने आंसर दिया है, प्रियांश ने आंसर दिया है, योगिता ने आंसर दिया है, प्रियंका पटेल ने आंसर दिया है, कनिष्क ने आंसर दिया है, दीपा, ओहो दीपा बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। योगिता ने आंसर दिया है, बस 4-5-6 जन ने आंसर दिया है। कनिष्क ने आंसर दिया, प्रिया चौधरी ने आंसर दिया, मिस नितेश ने आंसर दिया। इंटरनल इक्विटी कितना, इंटरनल इक्विटी आया है 13.47%। करेक्ट। मैं कहता हूं ना भाई, मैं यहाँ टाइम पास करने बैठा ही नहीं हूँ बेटा, मैं टाइम पास करने बिल्कुल नहीं बैठा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो 13.47 आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। और एक्सटर्नल इक्विटी एक्सटर्नल इक्विटी क्या 13.65% आ जाएगा? एक्सटर्नल जब इंटरनल इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आरई कैलकुलेट कर देंगे, और आरई कैलकुलेट करने के लिए अब कौन सा मॉडल कब अप्लाई करना है, कोई कंफ्यूजन होगा क्या? यहाँ पे कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है बेटा। क्या यहाँ पे ग्रोथ दिया हुआ है, क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ही अप्लाई कर सकते बेटा, ठीक है ना। तो 50 डिवाइड बाय 590 प्लस 0.05 प्लस 0.05, तो डोंट यू थिंक दैट क्या ये आपका इंटरनल इक्विटी आ जाएगा? लेकिन जब भी एक्सटर्नल इक्विटी की बात करते हैं तो क्या इंस्टेड ऑफ P0 क्या हम नेट प्रोसीड्स ले लेंगे क्या? और नेट प्रोसीड्स क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो क्या करंट मार्केट प्राइस क्या 590 है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट में चला जाएगा तो 98% बचेगा, तो क्या 578.20 आएगा, और आपका KE एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? 13.65%। डन। क्या लिखा है, रग में बस गया है फॉर्मूला। अच्छा, मुझे लगा राग में फॉर्मूला कैसे बच गया। रिटर्न ऑन ट्रेजरी बिल्स बेटा, ट्रेजरी बिल के रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं, RF के नाम से बुलाते हैं। 8% है, कितना है? 8% है। रिटर्न ऑन मार्केट, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 15% मिलेगा, तो RM कितना हो जाएगा आपका? 15%। बीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट P रेशो। ओ माई गॉड, हमें क्या कैलकुलेट करना है? P रेशो कैलकुलेट करना है। अभी देखो मजे की बात, क्या कैलकुलेट करना है आपको? P रेशो कैलकुलेट करना है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, धनाधन कैलकुलेट करके बताओ जी, जल्दी फास्ट। ये नलायक लोग आके भाग क्यों जाते? तुम्हें क्या कोई रिवीजन की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तुम्हें रिवीजन की अभी कल से क्या करता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ और उन सभी लोगों को निकालता हूँ, आज ही निकालता हूँ, और उनके ना सारे एक्सेस बंद करवाता हूँ। एग्जाम के टाइम पे एक्सेस बंद करवा दूंगा ना, तो उनकी फट के बम्बू हो जाएगी। हाँ, पहले मुझे बताओ, नहीं अप्रोच क्या रखोगे अब? व्हाट शुड बी योर अप्रोच? यू टेल मी व्हाट शुड बी योर अप्रोच। क्या पहले हम आरई कैलकुलेट कर लें? आरई बोलो, केई बोलो, क्या फर्क पड़ता है यार? CAPM मॉडल से मुझे बताओ फास्ट, CAPM मॉडल से आरई कैलकुलेट कर लें, मुझे बताओ फास्ट। हाँ, CAPM मॉडल से अगर आरई कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 22%। और हमको एक बात पता ही है कि RE इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय P रेशो। क्या ये फॉर्मूला पता था कि नहीं पता? जल्दी से बताओ, ये याद आया कि नहीं आया? तो RE पता है तो क्या P रेशो पता चल जाएगा क्या? मुझे बताओ फास्ट। RE पता है तो क्या P रेशो पता चल जाएगा? हाँ, पता चल गया। बताओ कितना पता चल गया? कितना आया था? क्या 4.55 टाइम्स आया था? क्या 4.55 टाइम्स आया था? जल्दी से बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? चलिए जी, मुझे लग रहा है कि बच्चों को अब आ रहा है बच्चों को। ये लो, एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में यार, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ये छोटे मोटे क्वेश्चन। डेट इक्विटी रेशियो 0.80, टैक्स रेट 40%, ग्रोथ 4.08%, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ध्यान रखना डिविडेंड यील्ड रेशियो दिया हुआ है 8% भाई, 8%। तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कैलकुलेट करना है। वेदांत ने धनाक से आंसर दे दिया। वेदांत वंडरफुल बेटा, वंडरफुल बेटा, एकदम बेस्ट बेटा, दी बेस्ट बेटा। बस एक वेदांत नहीं सोचा, बाकी किसी ने सोचा ही नहीं। क्रांति ने भी दिया, सोच कितना क्रांति थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, लेकिन आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है बेटा, आंसर एकदम करेक्ट है क्रांति जी। तुम क्या घनचक्कर और नलायक हो? दीपा ने भी आंसर दिया, आता नहीं। खुशी ने भी आंसर दिया। क्या 4 बच्चे, तुम क्या घनचक्कर और नलायक हो? जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या आपको? और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या आपको? मैं जो सिखाता हूं किसी को समझ भी नहीं आता है, ऐसा है। मुझे नहीं आ रहा है। गौरव तू गौरव गौरव नलायक, गौरव नलायक, इतना स्मार्ट दिख रहा है डीपी में, और तू ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें कैसे कर रहा है? कितनी सिंपल सी बात है यार। मुझे बताओ, मुझे बताओ गधो गधो, क्या के क्या होता है? मैंने अभी बताया। कोई भी इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है? डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या डिविडेंड यील्ड रेडीमेड दिया हुआ है? गौरव मुझे बता फटाफट। डिविडेंड यील्ड रेडीमेड दिया हुआ है, और हाँ नहीं, ग्रोथ रेडीमेड दिया हुआ है और डिविडेंड यील्ड भी रेडीमेड दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर दो तो आपका काम खत्म हो गया। ये सब है ना आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था बेटा, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था। डेट इक्विटी रेशो समझ में आया कि नहीं आया? डिविडेंड यील्ड रेशो रेडीमेड दे के रखा है ना, फिर तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? तुम्हारा ये रेडीमेड दे के रखा हुआ है 8%, दिस इज गिवन रेडीमेड। तो ये 8% रेडीमेड दे के रखा है, और दोनों परसेंटेज में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4.08% रेडीमेड दे के रखा हुआ है भाई, तुम्हें दिक्कत क्या है? दोनों को ऐड कर दो तो क्या 12.08% आ जाएगा क्या? चलिए ठीक है जी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें? ये देखो मैंने लिखा हुआ है सारी बातें, ये दोनों रेडीमेड देके रखा हुआ है। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो क्या आर इज इक्वल टू के होगा कि नहीं होगा? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताओ फास्ट। एक धमाकेदार डिस्कशन करने जा रहा हूं, ठीक है जी जान से। एक क्वेश्चन दूं क्या पहले? एक क्वेश्चन दूं क्या पहले? सॉल्व करते जाओ, तब तक मैं थोड़ा साफ सफाई कर लूं। ओके मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ध्यान से मुझे प्लीज़ मुझे ध्यान से आंसर करना है। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। बताओ ये कौन सी वैल्यू है? इसको हम बुक वैल्यू के नाम से बुलाते हैं। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है 50,000 रुपीज़, ये भी कौन सी वैल्यू? ये भी बुक वैल्यू है। मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे दोस्तों? अरे भाई 10 रुपीज़ का एक है, तो क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या 10,000 हो जाएंगे? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को टेक्निकली वी कॉल इट एज नेटवर्थ। क्या कहते हैं उसको? नेटवर्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा, तो क्या फाइंड करके बता सकते हो क्या? कैन यू फाइंड इट? बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा, क्या मुझे फाइंड करके बता सकते हो क्या? तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या आएगा? क्या ये 1,50,000 जो है, क्या ये बुक वैल्यू है कि नहीं है? क्या ये नेटवर्थ है कि नहीं है? क्या ये इक्विटी का फंड है कि नहीं है? मुझे बताओ फास्ट। ये इक्विटी का फंड है, उसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर दोगे तो क्या 15 रुपीज़ वुड हैव बिन क्या बुक वैल्यू पर शेयर? हाँ 15 रुपीज़ वुड हैव बिन बुक वैल्यू पर शेयर। पैट हमारा 2 लाख रुपीज़ है मान लो, ऐसा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मान लो कि हमारा पैट 2 लाख रुपीज़ है और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, वो तो यहाँ से पता चल ही गया था। तो बताओ हमारा ईपीएस कितना आएगा? क्या 20 रुपीज़ का ईपीएस आएगा क्या? अगर नो ग्रोथ फर्म होगा तो जितना कमाएंगे क्या उतना पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? अगर नो ग्रोथ फर्म होगा तो हम जितना कमाएंगे उतना पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मुझे दोस्तों कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या इन केस ऑफ नो ग्रोथ फर्म क्या ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस हो जाएगा क्या हमारा? हाँ ईपीएस इक्वल डीपीएस हो जाएगा हमारा। अच्छा मैं नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट आरओई? हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ करेक्ट है ना? अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो हम क्या लिखते हैं? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या हमारे पास क्या क्वेश्चन में पैट देके रखा हुआ है? हाँ। क्या नेटवर्थ भी पता है क्या? तो मुझे बताओ हमारा आरओई कितना आ जाएगा? 1.33%। चेक कर लो बराबर कैलकुलेट किया है क्या मैंने?
जरा चेक कर लीजिए क्या ये बराबर कैलकुलेट हुआ है क्या, फटाफट चेक कर लो एक बार। ये चेक कर लीजिए क्या बराबर कैलकुलेट हुआ है क्या, हाँ ये कैलकुलेट बराबर हुआ है 1.33%। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं ये सारे जीरोस कैंसिल कर दूं, ठीक है, ये सारे जीरोस कैंसिल कर दूं तो मुझे बताओ क्या बच जाएगा मेरे पास, क्या 20 डिवाइड बाई 15 बचेगा, 20 डिवाइड बाई 15 बचेगा, जल्दी से मुझे बताओ। और 20 क्या है, क्या ये अर्निंग पर शेयर है, और 15 क्या है, क्या बुक वैल्यू पर शेयर है, जल्दी से बताइए। तो क्या मैं एक और फॉर्मूला आरओई का एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ क्या, हाँ ये, हाँ देखो ना ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही था, लेकिन आरओई का एक और फॉर्मूला भी आ सकता है। तो आरओई का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ईपीएस डिवाइडेड बुक वैल्यू पर शेयर। हाँ बताओ कोई दिक्कत वाली बात है दोस्तों, मुझे बताइए फटाफट। अच्छा एक और बात रिकलेक्ट करके बताओ, रिटेन नहीं पे आउट रेशियो एंड रिटेन अर्निंग रेशियो, पे आउट रेशियो एंड रिटेन अर्निंग रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हमारा पे आउट रेशियो का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो मान के चलो, डिविडेंड किससे पे करते हैं, डिविडेंड किससे पे करते हैं, मुझे बताओ डिविडेंड किससे पे करते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से पे करते हैं। आपको ये बात है ना दिमाग में एकदम बराबर से फिट होनी चाहिए दोस्तों, आपको ये बात बराबर से दिमाग में फिट होनी चाहिए बेटा, एकदम बराबर से दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्या पैट में से क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, हाँ तो हमें क्या मिल जाता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और क्या हम यहीं से क्या डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं क्या, तो ये देखो ना इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, तो ये जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। तो मुझे बताओ इक्विटी की अर्निंग्स कितनी थी, इक्विटी की अर्निंग्स कितनी थी, इक्विटी की अर्निंग्स कितनी थी मुझे बताओ फटाफट, इक्विटी की अर्निंग्स कितनी थी मुझे बताओ फास्ट। इक्विटी की अर्निंग्स थी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया इक्विटी की अर्निंग्स थी ना टोटल की, अगर मैं टोटालिटी में बात करूं तो 1 लाख रुपया इक्विटी की अर्निंग्स थी, करेक्ट है। उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें से 4,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मुझे बताओ कितना बच गया, क्या 6,000 बच, नहीं 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कितना बच गया, 60,000 बच गया। तो 1 में से 60 बच गया तो ये रिटेन्ड अर्निंग है, 1 में से 40 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये पे आउट है। तो हमारा पे आउट रेशियो परसेंटेज फॉर्म में 40% है, आपको अपेरेंटली दिख रहा है, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या उसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्या आपका रिटेन्ड अर्निंग रेशियो हो जाएगा, क्या उसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हमारा रिटेन्ड अर्निंग रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग रेशियो हो जाएगा, करेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूँ ना, मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ क्या हमारा ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, हमारा ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है। अच्छा ये दोनों फॉर्मूला में आपने क्या डिफरेंशिएट किया मुझे बताओगे क्या, ये दोनों फॉर्मूला में आपने क्या डिफरेंशिएट किया, ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंशिएट हुआ। ये फॉर्मूला टोटालिटी में है और ये फॉर्मूला इंडिविजुअल है। मुझे बताओ क्या ये 2 लाख रुपीज जो ये अर्निंग है, ये 2 लाख रुपीज की जो अर्निंग है, यू अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी क्या ये 2 लाख रुपीज की अर्निंग जो है, क्या ये 2 लाख रुपीज की अर्निंग, क्या आपको नहीं लग रहा है ये अर्निंग टोटालिटी में है, ये अर्निंग जो है आपको नहीं लगता है ये अर्निंग टोटालिटी में है, जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। हाँ और ये 1,50,000 का नेटवर्थ है, ये टोटल नेटवर्थ है। तो मैंने कहा ना, मैंने यहाँ से जीरोज निकाल दिए, मैंने ये सारे जीरोज निकाल दिए, तो ये क्या बन गया, ये ईपीएस बन गया। ये भी अर्निंग है लेकिन ये एक शेयर पे अर्निंग है, ये अर्निंग पर शेयर है। ये भी बुक वैल्यू है लेकिन ये बुक वैल्यू पर शेयर है। दोनों बात एक ही करता है, एक टोटालिटी की बात करता है, ये टोटल अर्निंग्स है जबकि ये अर्निंग पर शेयर है, ये टोटल नेटवर्थ है जबकि ये बुक वैल्यू पर शेयर है, जबकि ये बुक वैल्यू पर शेयर है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, फॉर्मूला का डिफरेंस कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे बताओ फास्ट। तो मुझे बताओ डिविडेंड अगर पे करना है तो हम कहां से पे करते हैं, या तो टोटल अर्निंग से पे कर दो, या तो ईपीएस से पे कर दो, या तो ईपीएस से पे कर दो। एम आई करेक्ट? तो देखो ना आपका टोटल अर्निंग कितना है, आपका टोटल अर्निंग है 2 लाख रुपीज, कितना है 2 लाख रुपीज, उसमें से 40% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या अमाउंट फॉर्म में 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जल्दी से मुझे बताओ फास्ट, कनेक्ट करके रिस्पॉन्स करते हो चलोगे, रिस्पॉन्स करते हो चलोगे। मुझे बताओ अर्निंग पर शेयर अर्निंग्स कितनी है, 20 रुपया है, उसमें से अगर 40% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका मुझे 40% नहीं सॉरी मैंने गलत बोला, आई एम रॉन्ग 2 लाख रुपीज क्या टोटल अर्निंग्स है। जल्दी से बताओ फास्ट, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो, हाई नाम आंसर करो, धना आंसर आना चाहिए। क्या 2 लाख रुपीज टोटल अर्निंग्स है, जल्दी से बताओ। उसमें से 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% हो जाएगा। हाँ तो टोटालिटी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैलसी हाथ में लेके बैठोगे, कॉन्सेंट्रेशन साथ में लेके बैठोगे, कैलसी हाथ में लेके बैठोगे, कॉन्सेंट्रेशन साथ में लेके बैठोगे, डिवाइड बाय 10,000 कर दो तो क्या आपका डिविडेंड पर शेयर क्या 12 रुपया हो जाएगा। यस तो अब मुझे बताओ ये टोटालिटी में हो गया तो रिटेन कितना होगा, क्या 40% रिटेन होगा। तो 40% रिटेन होगा तो अमाउंट फॉर्म में कितना रिटेन होगा, 80,000 रिटेन होगा। हाँ तो बताओ रिटेन, हाँ तो अभी ऐसे देख लो ना, आपका अर्निंग पर शेयर कितना है, 20 रुपये का है।
उसमें से 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो मुझे बताओ डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 12 रुपया। ये आंसर तो यहां से भी तो मिल ही रहा था ना, मिल ही रहा था ना 12 रुपया। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अर्निंग पर शेयर 20 रुपया है और उसमें से 40% हमने रिटेन कर दिया, तो रिटेन अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? क्या रिटेन अर्निंग पर शेयर के 8 रुपया हो जाएगा? एक कंपनी ग्रो कब कर सकती है? अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या ये जो रिटेन्ड जो उसने किया है, जो अर्निंग रिटेन्ड किया है, क्या ये भी इंटरनल इक्विटी है? हाँ, ये भी इंटरनल इक्विटी है। उसको कहीं पे इन्वेस्ट करेगी और उससे भी कुछ रिटर्न अर्न करेगी, उससे भी कुछ रिटर्न अर्न करेगी, तब जाके क्या ग्रोथ पॉसिबल है, अदरवाइज ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आपने जो रिटेन किया उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करो ना, और उससे भी कुछ रिटर्न अर्न करो, तब जाके क्या है, ग्रोथ पॉसिबल है। तो बताओ ग्रोथ का फॉर्मूला क्या बन जाता है? देखो ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाता है, आपने जो रिटेन किया है, बताओ जो रिटेन किया है वो क्या था? वो इंटरनल इक्विटी थी। उस पे जो कमाओगे वो क्या रहेगा? ROE रहेगा। तो डोंट यू थिंक दैट आपका जो रिटेन अर्निंग रेशियो है उसको मैं स्मॉल b से डिनोट करता हूं, और जो ROE है उसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं, तो हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो क्या हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला क्या स्मॉल b इंटू r बन जाएगा क्या? तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ डिपेंड करता है जो आप रिटेन करते हो उस पे। नहीं 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 नहीं, रिटेंड करके जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं पे, और उससे जब कुछ कमाते हो, उस पे ग्रोथ आपका डिपेंड करता है, उस पे आपका ग्रोथ डिपेंड करता है। आई होप गेट माय पॉइंट क्लियर। इसलिए ग्रोथ इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ retained earning ratio and return on equity. Growth is nothing but a product of retained earning ratio and return on equity. तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये बात समझ में आई होगी। ROE के दोनों फॉर्मूले आपको रिकलेक्ट हुए होंगे। तो पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ और EPS डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, EPS डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो मैंने ग्रोथ का फॉर्मूला आपको रिकलेक्ट करके बता दिया, ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने आपको रिकलेक्ट करके बता दिया बेटा। ये लो एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर दो। D1 is equal to D1 is equal to 50 rupees, P0 is equal to 590 rupees, flotation cost 2%, dividend payout ratio 75%। तो you tell me आपका रिटेन अर्निंग रेशियो कितना रहेगा? स्मॉल b कितना रहेगा? क्या 25% रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, स्मॉल b रहेगा हमारा 25%। ROE दिया है, मतलब स्मॉल r दे के रखा हुआ है 20%, स्मॉल r दे के रखा हुआ है 20%। यू जस्ट हैव टू फाइंड KE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करके बताना है आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन आप कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे? कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्लाई करेंगे, करेक्ट है। क्यों डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे पास D1 है, P0 है, करेक्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, तो नेट प्रोसीड्स मिल जाएगा, हमें नेट प्रोसीड्स मिल जाएगा। अगर हमें ग्रोथ पता चल जाए तो क्या हम वो मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? और ग्रोथ पता चलने के लिए हमें क्या चाहिए? स्मॉल b इंटू स्मॉल r चाहिए। तो क्या हमारे पास स्मॉल b पता है? पता नहीं था, लेकिन हमें पे आउट रेशियो पता था। तो पे आउट रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आपका रिटेन अर्निंग रेशियो होता है कि नहीं होता है? तो हमें रिटेन अर्निंग रेशियो पता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पता है, तो क्या हमारा ग्रोथ 5% आ जाएगा? क्या ग्रोथ 5% आ जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। तो हमारा ग्रोथ 5% आ जाएगा। अगर इंटरनल इक्विटी कैलकुलेट करना होता तो क्या इंटरनल इक्विटी का K इज इक्वल टू RE होता है? अगर इंटरनल इक्विटी कैलकुलेट करना होता तो क्या हम P0 कंसीडर करते थे कि नहीं करते थे? तो हमारा इंटरनल इक्विटी कितना आता? 13.47% आ जाता। लेकिन अगर हमें एक्सटर्नल इक्विटी कैलकुलेट करना होता तो P0 चाहिए कि नेट प्रोसीड्स चाहिए? 2% फ्लोटेशन कॉस्ट में जा रहा है, किसका? मार्केट प्राइस का 2% फ्लोटेशन कॉस्ट में जा रहा है, तो क्या 98% क्या बचेगा? क्या तो नेट प्रोसीड्स कितना रहेगा? 578.20। तो KE एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 13.64%। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है दोस्तों? क्या आपको ये भी रिकलेक्ट हो गया? क्या आपको ये भी रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, आपको ये भी रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, आपको मैं एक बात पूछूं क्या? ये लिवरेज में अभी हमारा हुआ था, लिवरेज में अभी हमने किया था कि अनलीवर्ड फर्म जब होगा तो अनलीवर्ड फर्म का ROE इज इक्वल टू क्या होता है? अनलीवर्ड फर्म का ROE इज इक्वल टू क्या होता है? ROI इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी होता है। ROI इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी होता है। ROI प्री टैक्स है ना, और ROE क्या है? पोस्ट टैक्स है। ROE क्या है आपका? पोस्ट टैक्स है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका प्री टैक्स है, और ROI क्या है? ROE क्या है आपका? पोस्ट टैक्स है। तो ROE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ROI इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ। क्या ROI इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी हो जाएगा? फास्ट मुझे बताओ, धनाधन मुझे बताओगे, धनाधन। तो अच्छा, ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है
कि अनलिवर्ड फॉर्म है, तो देखो आपके पास क्या क्या दे के रखा हुआ है उन्होंने। डिविडेंड पे आउट रेशियो दे के रखा है, तो बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 75% है तो रिटेन अर्निंग रेशियो कितना रहेगा? फटाफट कॉमन से अप्लाई करो, क्या ये 25% रहेगा कि नहीं रहेगा? डिविडेंड यील्ड रेशियो दे के रखा हुआ है, कितना दे के रखा है? 8%। ROI दे के रखा है भाई, ROI दे के रखा है 20%। टैक्स रेट दे के रखा हुआ है 40%। तो अब आप मुझे बताओगे ROI दे के रखा हुआ है और ये अनलिवर्ड फॉर्म में क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, तो क्या इस समय ROE पता चल जाएगा? और ROE का मतलब क्या होता है? स्मॉल आर। ROE का मतलब क्या होता है? स्मॉल आर। तो क्या ROE हमारा 12% आ गया? ROE हमारा 12% आ गया। अप्लाई और डैम कॉमन सेंस, क्या इससे ग्रोथ पता चल जाएगा? जल्दी से बताओ, ग्रोथ पता चल जाएगा, ग्रोथ पता चल जाएगा। तो ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। तो आपके पास, हाँ, आपके पास रिटेन अर्निंग रेशियो मतलब स्मॉल बी दिया हुआ है, तो स्मॉल बी इंटू आर कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। तो अब मान के चलो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दी है क्वेश्चन में, तो क्या आर ई इज इक्वल टू के ही होगा? तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस ग्रोथ, तो 8% प्लस 3%। क्या हमारे पास क्या डिविडेंड यील्ड रेशियो रेडीमेड दिया हुआ है, परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रोथ परसेंटेज फॉर्म में, तो क्या 11% क्या हमारा आर ई और के ही हो जाएगा? क्या रिकलेक्ट हो गया भाई? ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल, यू नो, दैट्स ऑल आई वांट, कि आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, आपको रिकलेक्ट होना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं बेटा आपको, मैं अभी क्या बताऊं आपको, मैं क्या बताऊं, जल्दी से बताओ आपको मैं अभी क्या बताऊं बेटा। आप ऐसे ही ना स्मार्ट बन चुके हो अभी बेटा, अब आप है ना उस लेवल पे आ गए हैं कि जहाँ पे अब आपको बस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, एंड यू विल बी डीम्ड CS, यू विल बी डीम्ड CS, यू विल बी डीम्ड CS, यू विल बी डीम्ड CS। ठीक है, आप CS बन ही गए, समझ लो आप CS बन ही गए। दोस्तों, हाँ देखो मृग्या ने कुछ कहा है, लेकिन सर मैं स्मार्ट नहीं बन पाई। ऐसा क्यों? मृग्या, जिस दिन तू रोना छोड़ देगी ना बेटा, जिस दिन तूने लाइफ में रोना छोड़ दिया ना, समझ ले, तो उस दिन स्मार्ट बन जाएगी बेटा, तो उस दिन स्मार्ट बन जाएगी, तो उस दिन स्मार्ट बन जाएगी। सर मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 5:30 का, सो मे आई गो? ऑफ कोर्स सत्यम, जाना ही पड़ेगा बेटा। डॉक्टर को मेरी ओर से हाय बोलना बेटा, ठीक है ना, और पूछ के देखना कि ये सर्वाइकल कितने दिनों तक चलता है, कितने महीनों तक चलता है? ऐसा पूछ के देखना। मृग्या को देख के ज़्यादा डर लगता है, कनिष्ठ बोल रहा है, मृग्या को देख के ज़्यादा डर लगता है। ऐसा क्यों भाई? कनिष्ठ, ऐसा क्यों है? गीतिका बोल रही मुझे भी ज़्यादा डर लगता है। हाँ, सत्यम कह रहा है कि मृग्या को देख के मुझे प्यार आता है। सत्यम बेटा, दैट्स फाइन बेटा, बट यू नो पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए बेटा इन चीज़ों को। हाँ, वो डराती बहुत है। हाँ, अच्छा, नंदिनी बोल रही है मृग्या सबको डराती है। नर्वस कर देती है सबको ना। सब तो सबकी, तो अभी मुझे लग रहा है जब भी सबको डराना होगा ना, तो हम मृग्या को लाइव बुला देंगे बेटा, मृग्या को लाइव बुला देंगे, तो सारे बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे बेटा। तो मतलब मुझे डांटने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, मैं मृग्या का नाम ले लूँगा और सारे बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। मृग्या भाग गई, हाँ मृग्या भाग गई लगती है बेटा, मृग्या कुछ आंसर ही नहीं कर रही है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम स्टेबल, यही हूँ। चलिए, क्या लिखे मृग्या, बच्चों कैसी? हाँ, सर्वाइकल सिम्टम्स, नेक एंड बैक में पेन है। सर सर्वाइकल के सिम्टम्स में नेक बैक पेन होता है? नहीं, बैक पेन नहीं होता है सर्वाइकल में, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, बिकॉज आई कॉन्टीन्यूसली बैंड होना पड़ता है ना, तो दिस पार्ट इज पेनिंग, और कभी कभार उसका पेन यहाँ तक आ जाता है, और बहुत बार यू विल फील सम नमनेस इन योर हैंड एंड यू फील सम काइंड ऑफ टिंगलिंग, यू नो, क्या वो चींटियाँ दौड़ती है ना, ऐसी फीलिंग आती है। यश को कुछ अलग प्रॉब्लम है। चलो अब स्टार्ट करते वापस। अच्छा, मुझे तो कोई भी शेयर्स की, कोई भी बॉन्ड की, कोई भी एसेट की आज की वैल्यू, आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? कोई भी शेयर्स की, कोई बॉन्ड की आज की वैल्यू, आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, खत्म। मुझे बताओ, क्या हम कोई भी शेयर्स की क्या आज की करंट वर्थ फाइंड कर सकते हैं? कोई भी शेयर्स की आज की करंट वर्थ, चलो मैं आपको ना ऐसे ही रिकलेक्ट करा देता हूँ, आपको सब कुछ आता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक बात मैं पूछना भूल गया था, हम इतने दिनों से जो रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या उसका आपको फ़ायदा हो रहा है क्या?
उसका बेनिफिट मिल रहा है क्या? अगर ये रिवीजन नहीं किया होता और रिवीजन कर रहे हैं तो ये दोनों में डिफरेंस है क्या? मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। चलो बेनिफिट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ सर, बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिवीजन नहीं होता तो दिसंबर में एग्जाम देता। अच्छा, नारू तो बोल रहा है अगर रिवीजन नहीं होता तो दिसंबर में एग्जाम देता। नहीं नहीं यार, नारू तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी हमको लग रहा है कुछ आता है। हाँ सर, रिकलेक्ट हो रहा है, हमने टाइम नहीं मिलता तो भी आपसे लेक्चर लेकर रिकलेक्ट। चलो वेरी गुड, दैट्स फाइन, एंड तक नहीं छोड़ूंगा, दैट्स अ प्रॉमिस, करेक्ट है। एक आध दो दिन में ये आ जाएंगे, नवनीत सर आ जाएंगे, और एक दो दिन लेके आपका वो जो पार्ट था ना, कौन सा वाला पार्ट, इन डेज वाला पार्ट, लेकिन कर लेना उसको, ठीक है, ध्यान से कर लेना। और क्या होगा कि एकदम अभी अभी किया होगा ना, तो अब ज़्यादा टाइम एग्जाम को नहीं है तो डिप्रिशिएट नहीं हो जाएगा, दिमाग में रहेगा। तो जो भी 4-5 मार्क के क्वेश्चंस आ गए ना, तो सब निकल जाएंगे। पवन सर का भी रिवीजन होगा, 4-5 दिन लेके वो पूरा रिवीजन करके सब करवा देंगे। एसएम का भी होगा, करेक्ट है। तो मैंने कहा था 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन मैंने डेडिकेट किए इन लोगों को, ठीक है। मैं भी रहूँगा, आई बी हियर ओनली, बट यू नो स्टिल वो ज़्यादा टाइम ले लेंगे आपका। वो टाइम ले लेंगे। 15, 16, 17, 18 ये एसएम, नहीं नहीं नहीं, इन डेज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एवरी ईयर। किसने बोला तेरे को, किसने बोला प्रिया ऐसा? हम लोग पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पर सॉल्व करने वाले प्रिया, ठीक है ना, उस टाइम में मैं प्रूव करूंगा। हम पास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज मैराथन जब लेंगे ना, तो एमसीक्यूज मैराथन में पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो उस टाइम पे मैं प्रूव कर दूंगा प्रिया जी, इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस लेंगे। देखो मैं कितने, मैं ऑलमोस्ट आपको है ना समझ लो कि एफएम के ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चंस और सीएमए के 800 क्वेश्चंस। अब बताओ, इसके बाद तो ज़्यादा कुछ मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि फेल होने का कोई स्कोप बचेगा, ठीक है ना, फेल होने का कोई स्कोप बचेगा। तो हम लोग पूरे दिन, मतलब पूरा दिन बैठेंगे और कंप्लीट करेंगे उसको, पूरा दिन बैठेंगे और कंप्लीट करेंगे। नहीं, उसको मैं स्टार्ट करूँगा। नहीं, मैंने 15, 16, 17, 18 पहले से अनाउंस करके रखा है बेटा, और सर को भी टाइम लेके रखा हुआ है, सर का भी, तो उसी तरह से होगा। इतनी तो थियरी है एफएमसीए में। नहीं नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो अब आ जाओ, मुझे बताओ, क्या अगर हमें कोई भी शेयर्स की आज की करंट वर्थ फाइंड करनी है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, रिकलेक्ट करके बताओगे। एक फॉर्मूला है हमारा बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन, बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन इटसेल्फ हमारा एक फॉर्मूला है, इटसेल्फ हमारा एक फॉर्मूला है, करेक्ट है कि नहीं मुझे बताओ फास्ट। मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं रुक गया हूँ? एम आई ऑडिबल कि मैं रुक गया हूँ? क्योंकि मेरे मोबाइल में रुक गया है। मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं रुक गया हूँ बेटा? एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ।
ओके, आई थिंक वी आर बैक अगेन। हाँ, बीच में नेट कनेक्शन चला गया था बेटा, बीच में नेट कनेक्शन चला गया था। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, नेट कनेक्शन चला गया था बेटा, थैंक गॉड। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ, अच्छा अभी देखो, अब नेट कनेक्शन चला गया था, लॉस द नेट कनेक्शन, आई लॉस माई नेट कनेक्शन। हाँ, नेट कनेक्शन चला गया था, बट अभी ठीक है लग रहा है, परफेक्ट है ना अभी? नहीं, यहाँ का मेरा नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आया था, मेरे नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आया था। चलो ठीक है, अभी आ जाओ फटाफट देख लेते। मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया था, मुझे लगा यार अननेसेसरी लेक्चर बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कहूँ कि कोई भी शेयर्स की आज की करंट वर्थ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन है। अब करंट वर्थ को IV0 से बुलाओ, P0 से बुलाओ, यार नोटेशन में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना बेटा? तो बताओ, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस के ही कर सकते हैं? एक तो ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला जो गॉर्डन्स मॉडल वाला फॉर्मूला है, तो मुझे बताओ कोई रिकलेक्ट करके बताएगा क्या? D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। तो यहाँ इसको IV0 बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बताओ, क्या इससे भी क्या हम कोई भी शेयर्स की, कोई भी बॉन्ड की क्या आज की करंट वर्थ फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो यार, वर्थ को समझो यार, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्थ। हम करंट वर्थ फाइंड कर सकते हैं, और आज की मान के चलो हमने रिलायंस की आज की करंट वर्थ फाइंड की, और उसकी रिलायंस की जो करंट वर्थ आ रही है वो आज की आ रही है 500 रुपीज़। और चलो ऐसे कहूँ, रिलायंस की करंट वर्थ जो आ रही है वो आ रही है मान लो कि 2000 रुपीज़। कितनी आ रही है? 2000 रुपीज़। लेकिन उसकी आज की मार्केट प्राइस 2800 रुपीज़ है। तो यू टेल मी वन थिंग, अगर उसकी आज की मार्केट प्राइस 2800 रुपीज़ है, तो मुझे आप सोच समझ के आंसर करना और आप मुझे बताना, क्या ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी वर्थ 2000 की है और आज ओवर वैल्यूड है। आज वो मार्केट में क्या है, ओवर वैल्यूड है, तो आप मत खरीदो उसे। अगर आपके पास है तो उसको बेच दो। लेकिन उसकी अगर आज की करंट मार्केट प्राइस, मान के चलो करंट मार्केट प्राइस अगर 1500 रुपीज़ है और उसकी वर्थ कितने की है? 2000 रुपये की है। 2000 की वर्थ अगर आपको 1500 रुपये मिल रही है, तो मुझे बताओ क्या कर लोगे? आप उसको खरीद लोगे। क्यों खरीद लोगे? क्योंकि ये अंडर प्राइज्ड है। अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ, मोदी सर को है ना एक प्रॉपर्टी मिल गई उनकी बालाघाट में, उसकी आज की करंट वर्थ 85 लैक्स है और मोदी सर को 45 लैक्स पे मिल गई। तो मोदी सर ने तुरंत बाय कर ली। मोदी सर को पता था कि उसकी करंट वर्थ जो है वो 85 लैक्स है, मुझे 45 में मिल रहा है, आज भी अगर बेचेंगे तो 40 लाख कमाने को मिलेगा, 40 लाख। तो आप समझे मेरी बातों को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। तो बस मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसमें मुझे कुछ आपको सिखाना है कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या आपको करंट वर्थ कैलकुलेट करना आता है? तो यू कैन कैलकुलेट करंट वर्थ फ्रॉम एनी ऑफ द अबाउ टू फार्मूला। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें से कोई भी फॉर्मूला से आप उसकी करंट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, और उसको किसके साथ कंपेयर कर लोगे? करंट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर कर लोगे। करंट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर कर लोगे, तो आप मुझे बताओ, तो इससे क्या आपको क्या इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक्शन क्या लेना चाहिए? हाँ, हमें समझ में आ जाएगी कि हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। या तो हमें बाय का एक्शन लेना चाहिए या तो हमें सेल का एक्शन लेना चाहिए। और हम बाय का एक्शन ऑलवेज कब लेते हैं? जब सिक्योरिटी अंडर प्राइज्ड होती है। और हम सेल का एक्शन ऑलवेज कब लेते हैं? जब सिक्योरिटी ओवर प्राइज्ड होती है, ओवर वैल्यूड होती है। और होल्ड का एक्शन हम कब लेते हैं? व्हेन योर करंट वर्थ इज इक्वल टू योर करंट मार्केट प्राइस। करंट वर्थ को आप शुड बी प्राइस से बुला दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट वर्थ को आप इंट्रिंसिक वैल्यू से बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट वर्थ को आप इक्विलिब्रियम प्राइस से बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको अलग अलग नाम से बुला सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो क्या मैं इससे आगे बढ़ूँ क्या? फटाफट मुझे बताओ, इससे आगे बढ़ूँ? हमने है ना इवन तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, करेक्ट है? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, अभी एक बात समझा देता हूँ मैं आपको, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बात कर लेता हूँ एक बार।
मुझे बताओ, हम जो टैक्स पे करते हैं क्या वो अलग अलग मार्जिन पे, क्या अलग अलग टैक्स रेट होता है क्या? अलग अलग मार्जिन पे अलग अलग टैक्स रेट होता है क्या? अभी आई थिंक योर टैक्सेशन के स्टूडेंट हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है समझाना। मान के चलो कि आपकी 2.5 लाख की इनकम पे आपको टैक्स 0 पे करना है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख आपको 5% पे करना है। तो मुझे बताइए 5% जो हुआ वो कितने मार्जिन पे करना है? 2,50,000 से 5 लाख, 2,50,000 से 5 लाख के मार्जिन पे आपको 5% पे करना है। तो क्या ये मार्जिन है ना, मार्जिन समझ गए ना, दोनों के बीच का फासला। फिर 5 लाख से 10 लाख आपको 20% पे करना है। इस मार्जिन पे आपको 20% पे करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जा रही है और 10 लाख के अंदर अंदर रहती है तो 5 लाख से 10 लाख के अंदर आपको कितना पे करना है? 20% पे करना है। अगर 10 लाख के ऊपर आपको 30% पे कर देना है। तो मुझे आप एक बात बताओगे, ये जो 5% है, 20% है, 30% है, यू जस्ट थिंक एंड यू टेल मी, क्या ये जो टैक्स रेट है, क्या ये आपको नहीं लग रहा है मार्जिनल टैक्स रेट है? जल्दी से बताओ। हर मार्जिन का अलग अलग टैक्स रेट है, क्या इसको मैं मार्जिनल टैक्स रेट कह सकता हूं क्या? फटाफट हाय ना में आंसर करो। हाँ ठीक है, मार्जिनल टैक्स रेट कह सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई तूने टैक्स कितना पे किया, तो मैं ऐसे बताऊंगा क्या कि मैंने 2,50,000 तक जीरो टैक्स पे किया, फिर 2,50 से 5 लाख तक 5% पे किया, फिर 5 लाख से 10 लाख तक मैंने 20% पे किया, फिर अब 10 लाख के ऊपर में 30% पे किया। क्या मैं ऐसे बताऊंगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं उसको सब ये जितने भी मार्जिनल टैक्स रेट है ना, उसका एक एवरेज निकाल के बता दूंगा, उसको एक एवरेज निकाल के बता दूंगा कि मैंने ऑन एन एवरेज इतना पे किया, मैंने उसके ऑन एन एवरेज इतना पे किया। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मुझे बताओ 15 लाख की मेरी इनकम है, ठीक है। मेरी इनकम कितने की है? 15 लाख की मेरी इनकम है। तो मुझे बताओ 15 लाख में से 2.5 लाख तक मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 0। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ। फिर 2.5 से 5 मतलब आगे के 2.5 लाख के मार्जिन पे क्या मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा? तो मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट फॉर्म में टैक्स कितना जाएगा मुझे बताओ? 12,500 का टैक्स जाएगा। कितना जाएगा? 12,500, 12,500 का टैक्स। कैलसी हाथ में होना चाहिए, दिमाग साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 12,500 का टैक्स जाएगा। अगेन 5 से 5 मतलब और ऊपर के 5 लाख पर क्या 20% टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? तो कितना आएगा अमाउंट फॉर्म में? 1 लाख रुपया। अब देखो 15 लाख में से कितने कितने का हिसाब हो गया? क्या 15 लाख में से 2.5 लाख का हिसाब हो गया और 2.5 लाख का हिसाब हो गया तो 5 लाख का हिसाब हुआ और 5 लाख का हिसाब हो गया तो 10 लाख का हिसाब हो गया। हाँ, 10 लाख पे हमको जो पे करना था पे कर दिया। अब बताओ 10 लाख के ऊपर हमने तो 15 लाख कमाया है ना, तो 10 लाख के ऊपर का जो 5 लाख है क्या उस पर 30% टैक्स जाएगा? क्या उस पर 30% टैक्स जाएगा? तो अमाउंट फॉर्म में कितना जाएगा? 1,50,000 जाएगा। तो अब मुझे बताओ टोटल मिला के आपके अमाउंट फॉर्म में कितना टैक्स चला गया है? टोटल मिला के हमारे अमाउंट फॉर्म में क्या 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, तो क्या टोटल मिला के क्या 260 to 500 का टैक्स गया हुआ है क्या? अब मैं बताऊं, तो ये टोटल मिला के मैंने 15 लाख रुपए पे कितना टैक्स पे किया? तो ये 15 लाख रुपीस पे मैंने टोटल मिला के 260 to 500 का टैक्स पे किया। तो 100 पे कितना पे करूंगा? एक्स। तो क्या इसको अगर आप फाइंड करोगे तो आपको ये जो 17.5% जो मिला, क्या उसको मैं एवरेज टैक्स रेट कह सकता हूं क्या? क्या मैं उसको एवरेज एक्सक्यूज मी, क्या उसको मैं एवरेज टैक्स रेट कह सकता हूं क्या? तो आपको 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 बात समझ में आ रही है क्या? अब आप किसी को कम्युनिकेट करोगे तो क्या कम्युनिकेट करोगे कि आपने कितना टैक्स पे किया? तो आप कह सकते हो ना कि ऑन एन एवरेज मैं 17.5% का टैक्स पे कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज में कितना टैक्स पे कर रहा हूं? मैं 17.5% का टैक्स पे कर रहा हूं। क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते? मुझे बताओ फटाफट। लेकिन ऊपर वाला जो टैक्स रेट था वो सब आपका मार्जिनल टैक्स रेट था ना, कौन सा था? ओके, हाँ। तो आई होप आपको ये मार्जिनल टैक्स रेट और एवरेज टैक्स रेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब आपसे एक बात पूछता हूँ। मान लो कि ये ऐसा मान लो कि ये डेट है, आपने 2.5 लाख तक डेट उठाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो 2.5 लाख तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप एक चीज मुझे बताओ, क्या डेट पे डेट उठाओगे तो आपको डेट सस्ता मिलेगा कि डेट महंगा मिलेगा? अगर डेट पे डेट उठाओगे तो आपको डेट सस्ता मिलेगा कि डेट महंगा मिलेगा? डेट एक्सपेंसिव मिलेगा ना। ऐसे मान लो, इमेजिनरी एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं
एक इमेजिनरी एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप 2,50,000 का डेट उठाते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो 2.5 लाख तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, ये डेट है, अब मान लो। फिर आप और डेट उठा रहे हो, तो मुझे बताओ, डेट और उठा रहे हो 2.5 लाख तक, तो गवर्नमेंट ने आपको 0% टैक्स और 0% इंटरेस्ट चार्ज किया था, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। फिर 5 के ऊपर जाओगे तो 10 लाख तक कितना देना पड़ेगा? 20% देना पड़ेगा। 5 से 10 के बीच 20 लाख 20% देना पड़ेगा। और 10 के ऊपर कितना देना पड़ेगा? 30% देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ आप कि 5%, 20%, 30% जो है वो क्या हुआ? क्या मार्जिनल इंटरेस्ट रेट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, क्या ये मार्जिनल इंटरेस्ट रेट हुआ कि नहीं हुआ? ये मार्जिनल इंटरेस्ट रेट हुआ, तो क्या उसका हम एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? उसका हम एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते ना? व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बस कॉन्सेप्ट यही था, कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेट है और आप उसके ऊपर और ज्यादा डेट उठाओगे तो कभी डेट सस्ता नहीं मिलता है, महंगा मिलता है, महंगा मिलता है। मैंने होम लोन लेके रखा था, और मैंने होम लोन लेके रखा था ऑन दी टॉप ऑफ दिस मैंने रिसेंटली एक और प्रॉपर्टी परचेज की, उस पर मैं लोन ले रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है कि आज जो होम लोन का रेट चल रहा है, क्या उसी रेट से मुझे मिलेगा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दी आइज ऑफ बैंक मेरी पोजीशन क्या बन जाती है? रिस्की बन जाती है। बैंक को क्या लगता है कि ऑलरेडी ये लोन उठा के बैठा हुआ है और वापस और लोन उठा रहा है, तो मतलब मेरी पोजीशन रिस्की बन जाती है ना। और रिस्की बन जाएगी तो बैंक भी क्या एक्सपेक्ट करेगी कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं चाहिए, हमको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? डू यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर? बताओ, डू यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर? ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल फंड है 20 लाख रुपीज। टोटल फंड कितना है हमारा? टोटल फंड हमारा 20 लाख रुपीज का है। टोटल फंड हमारा 20 लाख रुपीज का है, ठीक है। उसमें 40% डेट है, 60% इक्विटी। कैल्सी हाथ में चाहिए। आई नीड कैल्सी इन योर हैंड। और कैल्सी हाथ में चाहिए, दिमाग साथ में चाहिए। बताओ, 20 लैक्स में से 40% डेट का है, 60% इक्विटी का है, तो अमाउंट फॉर्म में कितना आ जाएगा डेट? क्या अमाउंट फॉर्म में 8 लैक्स आ जाएगा डेट, और इक्विटी कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपया आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्या इक्विटी 12 लाख रुपया आ जाएगा? ओके, आपके पास मैं कहता हूं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के रखी है, और मैं कहता हूं कि आपके पास प्री टैक्स केडी दे के रखा है, विच इज़ 10%। प्री टैक्स केडी कितना दे के रखा हुआ है? 10%। तो मुझे बताओ, पोस्ट टैक्स केडी कितना रहेगा? पोस्ट टैक्स केडी कितना रहेगा? जल्दी से मुझे बताओ। तो मुझे बताओ, पोस्ट टैक्स केडी कितना रहेगा? क्या टैक्स रेट 50% देके रखा हुआ है क्या? अगर टैक्स रेट 50% है तो पोस्ट टैक्स केडी क्या 5% हो जाएगा? हाँ, केडी का एक और रेट भी दिया हुआ है। केडी का एक और रेट दिया हुआ है 16%। तो मुझे बताओ, केडी का एक और रेट भी दिया हुआ है 16%। मतलब कैसा है? 16% ये प्री टैक्स है, तो बताओ उसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? क्या 8% हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट, क्या 8% हो जाएगा? दोस्तों मुझे आप एक बात बताओगे, हमारा जो डेट है ना वो 8 लाख रुपीज़ का है। कितना है हमारा डेट? 8 लाख रुपीज़ का है। वो 8 लाख रुपीज़ के डेट में से अगर अप टू 4,80,000 बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10%, लेकिन उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करेगी 16%। कितना चार्ज करेगी? 16%। तो मुझे बताओ, ये 10% 16% जो इंटरेस्ट रेट है, डोंट यू थिंक दैट ये आपका मार्जिनल इंटरेस्ट रेट है? जल्दी से मुझे बताओ, ये कौन सा इंटरेस्ट रेट हो गया आपका? क्या मार्जिनल इंटरेस्ट रेट हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये मार्जिनल इंटरेस्ट रेट का क्या हम एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? इससे हम एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? मुझे बताओ फटाफट, क्या हम इससे एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? रिपीट कर रहा हूं, टोटल डेट हमारे पास 8 लाख रुपीज का है, अप टू 4,80,000 हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10%। उसके ऊपर अगर हम डेट उठाते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 16%। लेकिन ये 10% 16% तो प्री टैक्स है। ये कौन सा है आपका? प्री टैक्स है। तो अब मुझे बताओ, 4,80,000 पे अगर मैं 10% करता हूं तो कितना आएगा? 48,000 आएगा। तो बताओ, ये 10% अगर प्री टैक्स है तो ये 48,000 वाला जो अमाउंट भी रहेगा, डोंट यू थिंक दैट ये 48,000 भी प्री टैक्स रहेगा? प्री टैक्स रहेगा, 48,000 भी प्री टैक्स रहेगा। जल्दी से मुझे बताओ, उसको मैं 1 - t से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बताओ, क्या मेरा 24,000 क्या अमाउंट फॉर्म में कॉस्ट आ जाएगी? क्या मेरी 24,000 के अमाउंट फॉर्म में कॉस्ट आ जाएगी? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट।
तो क्या 24,000 रुपीज़ आ जाएगा, मुझे बताओ फटाफट। सम वापस एक बार, 3,20,000 16% इंटू 3,20,000 कितना हो जाएगा, 51,200। 16% प्री टैक्स है तो आपका 51,200 भी क्या रहेगा, प्री टैक्स रहेगा। उसको 1 - t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे बताओ फास्ट। क्या पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। हाँ ये पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ टोटल मिला के आपने ये 8 लाख रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट पे किया अमाउंट फॉर्म में, 24 + 25,600। तो क्या टोटल मिला के आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या 49,600 का इंटरेस्ट पे किया, आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या 49,600 का इंटरेस्ट पे किया, मुझे बताओ। तो 8 लाख पे आपने 49,600 का इंटरेस्ट पे किया, तो 100 पे कितना पे किया। तो क्या आपका जो केडी आ रहा है, एवरेज केडी जो आ रहा है, क्या 6.2% आ रहा है क्या? आपका जो एवरेज केडी आ रहा है क्या वो 6.2% आ रहा है क्या? आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में इतना पे किया, करेक्ट है। तो 8 लाख पे आपने इतना पे किया, तो 100 पे कितना पे किया, तो आपका जो एवरेज केडी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6.2% आ रहा है। तो किस तरह से मार्जिनल इंटरेस्ट रेट को हमने एवरेज इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट किया, क्या ये खोपड़ी में बात गई, क्या ये बात खोपड़ी में टकाटक गई, मुझे बताओ फास्ट। क्या ये बात खोपड़ी में गई कि नहीं गई, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लग रहा है आई शुड लीव नाउ, कारण क्योंकि मुझे है ना कहीं पे पहुंचना है, मुझे एग्रीमेंट साइन करना है। एक ना 15-20 मिनट का डिस्कशन पेंडिंग रहेगा। एक 15-20 मिनट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैं कर सकता था, लेकिन मुझे जाना है कहीं पे, तो 15-20 मिनट का डिस्कशन पेंडिंग रहेगा। तो दोस्तों ठीक है, लेट इट बी नाउ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग कल ही मिलेंगे और कल मैं क्या करूँगा, आपके ICSI के स्टडी मटेरियल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और कल कैपिटल स्ट्रक्चर भी चालू कर दूंगा। तो अब मुझे मेन अभी जो टेंशन है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का है, डिविडेंड डिसीजन का है। किसका है आपका, डिविडेंड डिसीजन का है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, ये दोनों मुझे ना एक बैक टू बैक ले लेना है। तो बाकी तो मुझे नहीं, हाँ मैंने आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नहीं लिया है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मैंने डिस्कशन किया था क्या आपके साथ, नहीं किया ना। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बाकी है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल डू इट। चलिए जी, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसाते रहोगे।